सुबह खैर, खुशामदीद इस दुआ के साथ कि आप सब जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। नाज़रीन, आज के दौर में पैसा और ज़ाहरी खूबसूरती ऐसी चीज़ें बन चुकी हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की हवस ने इंसान को कभी ना ख़त्म होने वाली दौड़ में शामिल कर रखा है। हर चीज़ का मयार पैसा और ज़ाहरी खूबसूरती बन चुका है, यहाँ तक कि लोग दूसरों की ज़ाहरी हालत देखकर उनकी वैल्यू और कीमत लगाते हैं, जबकि इंसान की असल कीमत उसका अखलाक, बर्ताव, मेल जोल का अंदाज, सुलह रहमी, हमदर्दी और भाईचारा होता है, ना कि उसकी ज़ाहरी शक्ल और सूरत। इसलिए ज़ाहरी खूबसूरती के बजाय अपनी अखलाकी खूबसूरती पर तवज्जो देनी चाहिए। बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ और कुछ बात करते हैं समाजी रवैयों की। तो मियाँ बीवी का रिश्ता एक बहुत ही खूबसूरत तरीन रिश्ता होता है, लेकिन ये रिश्ता जैसे जैसे परवान चढ़ता है वैसे वैसे मजबूत भी होता है और उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। अल्लाह ताला ने इस ज़वाजी रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी दोनों फरीक के जिम्मे रखी होती है। ये रिश्ता किसी एक फरीक की कुर्बानी से कभी भी नहीं निभ सकता। इसी वाले से कुछ बातें हमारे समाज का हिस्सा भी बन चुकी हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान कभी नोक-झोंक होती है तो बुजुर्ग मिसाल देते हैं कि जिस घर में बर्तन होते हैं वहाँ टकराव होना एक लाजमी अमर है, और मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा दर हकीकत उनके दरमियान मोहब्बत को बढ़ा देता है। कुछ लोग इस मामले में भी सिर्फ औरत को जिम्मेदार करार देते हैं कि औरत चाहे तो घर को जन्नत बनाए या फिर जहन्नुम बनाए, लेकिन घर को जन्नत बनाने में भी दोनों फरीक का हाथ होता है और जहन्नुम बनाने में भी दोनों फरीक ही शामिल होते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई की अक्सर वजह मुआशी और समाजी हालात भी बनते हैं। मुआशी तंगदस्ती और बेरोजगारी ज्यादातर घर उजड़ने की अहम वजह बन चुकी है और तलाक की शरह में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई होती क्यों है और इसका तदारुक कैसे मुमकिन है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर चावला हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। डॉक्टर सहर, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक मुनीबा, थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सहर, आपके ख्याल में जो मियाँ बीवी के दरमियान एक लड़ाई की वजह सबसे बड़ी अमूमन क्या वजह होती है, क्या कहेंगी आप इस पे? अच्छा, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई की वजह यूनिवर्सल नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे जैसे हमारी माशरती वैल्यूज चेंज होती जाती हैं, फॉर एग्जांपल एशियन सोसाइटी में भी इतनी सारी सब कैटेगराइजेशन और इतनी ज़्यादा क्लासिफिकेशन है कि हमारी सोसाइटी में भी जैसे जैसे क्लास और घर का माहौल और वो जो एक सोशल इकोनॉमिक स्टेटस का फ़र्क आता है, वजह भी चेंज होती जाती है। क्योंकि हम एशियन सोसाइटी का हिस्सा है, साउथ एशियन सोसाइटी का हिस्सा है, तो हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मियाँ बीवी की लड़ाई, मेरे ख्याल से मुनीबा, मेरा ऐसा मानना है, शायद बहुत सारे लोग इसको सेकंड भी करेंगे, वो मियाँ बीवी की लड़ाई है ही नहीं। अच्छा। वो उनसे एसोसिएटेड रिश्तेदारों की लड़ाई है। वो एक के मैके और एक के ससुराल वालों की लड़ाई है। ज्यादा लड़ाई तो इस बात की है कि मियाँ बीवी ने तो एक दूसरे की तवक्कुआत पर बाद में पूरा उतरना था, क्या वो एक दूसरे की खानदान वाले की तवक्कुआत पे पूरे उतर गए हैं, या फिर थोड़ी सी ऊपर वाली सोसाइटी में अगर हम आ जाएं तो हम ये भी देख सकते हैं कि क्या फलानी जो है उसका शौहर उसकी दोस्त के शौहर से ज्यादा उसको पैम्पर करता है। अच्छा। या फलाने की जो बीवी है, ये भी अगर हम हाई सोसाइटी की बात करें उसमें इस तरह का ये प्रॉब्लम होता है कि इज शी अ बेटर आर्म कैंडी एज कंपेयर टू दी अदर वंस वाइफ, या फिर अगर थोड़ी सी लोअर, थोड़ी सी मिडिल क्लास सोसाइटी की तरफ आ जाए तो ये देखा जाता है कि भाई उसकी बीवी खाना कितना अच्छा बनाती है। अच्छा। तो वो उतनी ज्यादा अच्छी बीवी है। ये एडेड बोनस और पर्क्स तो हो सकते हैं, लेकिन किसी की जाहिरी खूबसूरती, किसी की शौहर या बीवी की, किसी की वो कहते हैं ना सुघड़ होना घर के कामों में, या फिर किसी का शौहर का जॉब स्टेटस में हाई होना, ये अच्छी या बुरी मियाँ बीवी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये उसकी पहचान नहीं है। जैसे आपने शो का ओपनिंग नोट इतनी खूबसूरत बात भी दी है कि इंसान को हम उसकी बाहरी खूबियों से जांचते हैं, तो हम जो मियाँ बीवी के रिश्ते में भी एक दूसरे की बाहरी खूबियों से जांचते हैं। नाखुशी की वजह भी यही है कि असल खुशी तो हमें उन्हें बाहरी रीजंस की वजह से हो ही नहीं रही होती। असल खुशी तो हमें मिलनी होती है स्पिरिचुअल और इमोशनल रीजंस की वजह से। जब हम उनको जांचते ही नहीं है, जब हम उनमें कंपैटिबिलिटी ही नहीं ढूंढते, तो यहाँ होती हैं लड़ाइयाँ एंड आइसिंग ऑन द केक, तड़का उसमें लगा देते हैं हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं वो। और देखा जाता है डॉक्टर सहर के मियाँ बीवी का रिश्ता खून का रिश्ता नहीं होता, एक एहसास का और इज्जत का रिश्ता होता है। तो क्या एक लड़ाई की वजह ये भी होता है कि उनमें एहसास कम हो जाता है, इसलिए भी लड़ना शुरू कर देते हैं? मैंने ना मुनीबा कई साल पहले, मेरी एक केमिस्ट्री की टीचर थी, मतलब 9th स्टैंडर्ड में थी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी एंड दैट स्टेड विद मी फॉर लाइफ, कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। और मैं ये बात कभी नहीं भूली और कभी नहीं भूलूंगी। हम लोगों में से जिन लोगों ने मोहब्बत के खूबसूरत जज्बे को एक्सपीरियंस किया है, वो सब इस बात पर एग्री करेंगे कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं आप उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। आपको जबान इजाजत नहीं देती, आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज इजाजत नहीं देती एक खास लिमिट क्रॉस करने की। अगर आप किसी की बदतमीजी, किसी से बदतमीजी से बात कर सकते हैं, एक
सर्टेन लिमिट क्रॉस कर सकते हैं तो आप उसके साथ मोहब्बत के रिश्ते में नहीं बंधे हुए हैं। और अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में नहीं बंधे हुए हैं ना, ये बड़ा इजी फिल्टर है पहचानने के लिए कि आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या उसकी इंसल्ट हो रही है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बात मर्द पे भी लागू होती है और औरत पे भी लागू होती है। तो जब आप मोहब्बत ही नहीं करते हैं तो रिश्ते की तो बुनियाद ही बहुत वीक है, क्योंकि मोहब्बत के अलावा तो कोई रीजन होनी ही नहीं चाहिए किसी को हम सफर चुनने के लिए। और दूसरा तो आजकल हमने देखा है डॉक्टर सहर के कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ गया हुआ है, वो खा मियाँ बीवी का रिश्ता हो या बाकी और रिश्ते हों, इसकी वजह से भी आपको लगता है कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने अपने ट्रैक से? गहमा गहमी का जमाना है ना। लोग कहते हैं कि इससे अच्छा इवन के मियाँ बीवी से ज्यादा इंटीमेट रिश्ता कोई ज्यादा नहीं है। वो कहते हैं कि इससे पहले कि हम एक दूसरे से बात करके गलत फहमी सुलझाएं, हम इसमें भी टाइम वेस्ट करें, उसमें भी टाइम वेस्ट करें। एवरीवन इज सो बिजी इन देयर ओन लाइफ। खातून है अगर वो अपनी भी जॉब में बिजी है, घर के कामों में बिजी है, मर्द भी अपनी जॉब में और 100 टेंशनों में बिजी है। नीचे आया, माँ की बात सुनिए, ऊपर गया, बीवी की बात सुनिए। वो कहते हैं सुनने से अच्छा है कि मैं इस बात का जिक्र ही ना करूं। ये बेचारा ज्यादातर मोस्टली मर्दों पर ये बात ठहरती है और उस चक्कर में क्या होता है, जब वो चीजें पाइलअप करती जाती है ना तो फिर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। आप अपने दिल में उन्हें स्टैकअप करते जाते हैं और फिर एक दिन फटता है बम। खुदा न खास्ता, मतलब एक दिन होता है कि फिर बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है, तलाक तक बात पहुंच जाती है। बिल्कुल। और यूजुअली जो इस तरह की लड़ाई होती है वो मैनिफेस्ट इस तरह होती है कि बड़ी छोटी सी बात हुई थी तो एकदम पता नहीं क्या हुआ। बात छोटी नहीं हुई होती है, बात एक्चुअली आपने इतनी सारी बातों को, इतने सारे मसलों को, इतने ज्यादा अनएड्रेस्ड इमोशंस को आपने एड्रेस नहीं किया था, एक दूसरे से डिस्कस नहीं किया था। तो अब जब वो उबल के सामने आते हैं तो वो बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कर देते हैं। और एक और चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि मोस्टली मियाँ बीवी जब उनकी शादी होती है, मोस्टली दे आर नॉट एक्चुअली ग्रोन एडल्ट्स। वो अपने अर्ली 20s में होते हैं या लेट 20s में होते हैं। जिंदगी के सफर में जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं, दोनों का एक्सपोजर बढ़ता जाता है। अगर अनफॉर्चुनेटली एक का एक्सपोजर, एक की तालीम और एक की तरक्की दूसरे से ज्यादा हो जाती है और दूसरा उस स्पेस पे नहीं चल पाता और उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता, तो ये भी हमारे यहाँ पे लड़ाई की बहुत बड़ी वजह है। खुदारा अगर आपका पार्टनर अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, अपने आप को प्रोफेशनली, पर्सनली, सोशली ग्रूम कर रहा है, उससे जेलस मत हो, उसका साथ दें। आप भी उसके साथ मिलके सीखें, दोनों मिलके ग्रो करें ताकि आप दोनों एज अ सेम इंडिविजुअल ग्रो करें। दोनों शुमाल और जनूब ग्रो मत करें। तो फिर इससे भी लड़ाइयां जो है वो कम हो सकती हैं। इससे भी। और दूसरा कहा जाता है कि मियाँ बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होगी या किसी भी रिश्ते में होगी तो शादी अच्छी निभेगी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर ज्यादातर जो तलाकें होती हैं वो ही लव मैरिजेस वालों की होती है। ऐसा क्यों है? मतलब क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग शादी के बाद खत्म हो जाती है जो पहले इतनी ज्यादा होती है? अच्छा, ऐसा होता है कि चाहे लव मैरिज हो चाहे आपके पास अरेंज मैरिज हो, इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग जब तक आपने एक दूसरे के साथ दिन रात रहना शुरू नहीं किया है। इवन कि हमारे पास अरेंज मैरिजेस में भी आजकल जरा मॉडर्न दौर है, मंगनी के बाद वो लव मैरिज वाले हिसाब हो जाता है। बोथ ऑफ द फियांसेस दे गेट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद ईच अदर। लेकिन जब आप एक दूसरे के साथ 24 घंटे नहीं रहते, एक दूसरे को अच्छे बुरे मूड में नहीं देखते, दिन में 2 घंटे कॉफी टेबल पर बैठकर आप अपना बेस्ट ही देंगे। जब आप 24 घंटे ऑफिस से थके आएंगे, गर्मी में पसीने से थके आएंगे, आपने भी खाने बनाए होंगे, उसके घर वालों की बातें सुनी होंगी, तब से ही पता लगेगा, आप तब अगले को सही लाठी पे हाँक सकते हैं और वो तो शादी के बाद ही मुमकिन है। यहाँ पर इंसान का इम्तिहान शुरू हो जाता है कि उसमें बर्दाश्त कितनी ज्यादा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि जिन लोगों की लव मैरिजेस के बाद खुदा ना खास्ता तलाक हो जाती है वो एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे। हो सकता है कि वो उसमें जो क्राइटेरिया ढूंढ रहे थे असल में वो उसमें क्राइटेरिया नहीं था, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि उन्होंने उसको मौका नहीं दिया समझने का, या ये भी हो सकता है कि उनमें से कोई एक बदल गया, या जैसे हमने एक रीजन की थी कि एक बंदा ग्रो कर गया, दूसरा बंदा ग्रो नहीं कर गया। लेकिन अगर कोई भी ये समझ के लव मैरिज करता है कि उसने अपने होने वाले पार्टनर को पूरी तरह पहचान लिया है तो प्लीज इस बबल से बाहर निकल आए। बहुत अच्छी बात है, मैं खुद लव मैरिज के हक में हूं कि पहले आपको अगले को समझना चाहिए, जानना चाहिए, आपको पता तो चले कि आपको किसके साथ उम्र भर के लिए बांधा जा रहा है। लेकिन इस डिल्यूजन में ना रहे कि अब आपको उसका सारा जोग्राफिया पता लग गया। ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपको शादी के बाद ही पता लगेगा। तो दिल, हौसला, दिमाग सब कुछ बड़ा करके जाएं। तो फिर किस तरह इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें? पहले तो चले हो गई, बाद में कैसे करें फिर? सब्र से, हौसले से। मुझे बताएं, क्या माँ बाप के साथ लड़ाइयाँ नहीं होती हैं? क्या बहन भाइयों के साथ लड़ाइयाँ नहीं होती है? बहन भाई हमने अपनी जिंदगी में खुद चुने होते हैं, तो क्या हम उन्हें छोड़ देते हैं? हम उनसे भी लड़ाइयाँ करते हैं। कौन से एक घर में 2-4 बहन भाइयों की पर्सनैलिटी है जो एक जैसी है? घर में 5 लोग होंगे, 5 की पर्सनैलिटी। आप उनको मौका देते हैं, आप उनकी बात सुनते हैं, आप उनकी सारी वो नजरियात जो आपके नजरियात से मुख्तलिफ होते हैं, आप क्या उनसे झगड़ के उनसे कता ताल्लुक कर देते हैं? आप नहीं कर देते अनलेस एंड अनटिल खुदा ना खास्ता कोई नाकाबिले बर्दाश्त अब्यूज नहीं किया जा रहा है। तो मैं कहूंगी कि कोई बहुत ही बड़ी वजह होनी चाहिए कि इंसान इतने एहतराम वाले रिश्ते में अपनी आवाज ऊंची करे, हौसला दिल मर्द और औरत दोनों को कह रही हूं बड़ा करें, एक दूसरे को समझे। और अगर शादी के बाद कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स रिवील हुए भी हैं जो आपके मिजाज के खिलाफ हैं तो आप उनकी अच्छाइयों पे ज्यादा गौर करें,
और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करें। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता, आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। दुनिया में किसी को भी सब कुछ नहीं मिल सकता, प्लीज कॉम्प्रोमाइज करना। लेकिन आजकल तो डिमांडिंग चल रही है कि हमें अगर लड़का चाहिए तो उसकी सैलिड डिजिट इतने होने चाहिए, अगर लड़की चाहिए तो लंबी, अच्छी, प्यारी, सारा कुछ चाहिए हमें। अच्छा, मैं तो लड़कों से पूछना चाहती हूँ जिनको लड़की लंबी प्यारी इतनी चाहिए, आधे उनमें से खुद कैसे लगते हैं, और उन लड़कियों से पूछना चाहती हूँ तुम क्या 5 लाख कमाती हो महीने का? ठीक है, खुद तुम लोग अपने बल पे एक जोड़ा भी नहीं ले सकती महीने का, और लड़का तुम्हें 5 लाख कमाने वाला चाहिए। अपनी भी हैसियत बनाओ ना, उस बेचारे को क्यों इतना बर्डन में डाल रही हो? ठीक है भाई, लड़की का जो नान नफका है वो लड़के के जिम्मे होता है, लेकिन इस तरह के बर्डन में डाल देना कि रोज जब आए यू शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ रॉयल्टी 24/7। ये मैं सारी जवान लड़कियों को कहना चाहती हूँ। माँ बाप ने लड़कियों का दिमाग खराब कर दिया। क्यों आपको रॉयल्टी की तरह 24/7 ट्रीट करें? आप किसी पार्टी में एंटर नहीं हो रही हैं, आप शादी में जिम्मेदारी के रिश्ते में एंटर हो रही हैं। हाँ, आपके नान नफके का जिम्मेदार आपका शौहर है, आपकी सारी जायज जरूरतों का जिम्मेदार आपका शौहर है। अगर अल्लाह ने उस पर इतनी रहमत की है कि वो आपकी छोटी बहुत ख्वाहिशें भी पूरी कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी ने आपको ये नहीं कहा कि अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप हाथ बांध के बैठ जाएं, आप भी घर में कॉन्ट्रीब्यूट करें, आप भी उसका ख्याल करें। बिल्कुल ऐसे ही दोनों साइडों से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन कॉम्प्रोमाइज की अगर बात की जाए डॉक्टर सहर की, कॉम्प्रोमाइज कहा जाता है कि एक रिश्ते में करें, खासतौर पर मियाँ बीवी के रिश्ते में, तो वो रिश्ता कामयाब होगा या चलेगा। लेकिन क्या कॉम्प्रोमाइज सिर्फ औरत पे ही जरूरी है, लाजिम है कि उसने ही कॉम्प्रोमाइज करना है? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है ना कि अगर कॉम्प्रोमाइज कोई भी मसला हो जाता है तो लोग लड़की को कहते हैं कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो क्योंकि तुम एक लड़की हो। बहुत ही गलत बात है, बहुत ही धकियानुसी बात है। और बिल्कुल मैं कहती हूँ, आपको कहीं इस्लाम में ये नजर आता है कि किसी बात का गुनाह जो है वो लड़की को ज्यादा होता है और लड़के को नहीं होता? ये आप हमेशा हमारी ब्राउन सोसाइटी में सुनेंगी कि मुंडिया था क्या है, मुंडे तेने हत्ते घोड़े। क्यों मुंडे ने हत्ते घोड़े होते हैं? और आप ये नहीं देखते कि आप एक 25-26 साल की लड़की जो एक पूरा तर्ज अमल गुजार के, एक पूरा मतलब उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम हुई है, एक सब कुछ हुआ हुआ है, दिल एक्चुअली आपको बड़ा करना है, आपने उसको अपने घर में जगह देनी है। वो ऑलरेडी एक एलियन एनवायरनमेंट में आ रही है, वो आपको दिखा रही है, नहीं दिखा रही है, उसके अंदर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा नर्वसनेस है। आप भी कॉम्प्रोमाइज करें, आप भी अपना दिल बड़ा करें। और बहुत सारे जवान लड़कों में मैं ये बीमारी देख रही हूँ कि वो शौक में शादी करके तो लड़की को ले आते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें हौसला नहीं होता बीवी पे खर्च करने का। अब तुम लोग उस बीवी के जिम्मेदार हो, उसकी हर चीज के जिम्मेदार हो। अब अगर बीवी, जवान बीवी लेकर भी आनी है घर, खूबसूरत बीवी, उसका शौक भी है, तो उसके खर्चे भी आप पूरे करें और इतने मैच्योर भी बने कि बीवी और घर वालों के बीच एक बैलेंस आप स्ट्राइक कर सके। तो पहले मर्द बने, बाद में शादी करें प्लीज। तो ये बैलेंस के लिए क्या बोलेंगी आप? क्या इसके सॉल्यूशन, छोटे छोटे टिप्स दे दें ताकि अगर कोई सुन रहा है तो हमें दुआ दे दे कि हमने उनको टिप्स दे दिए हैं कि वो बैलेंस किस तरह बरकरार रखें। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि अगर आप इस्लाम को मद्देनजर रखते हैं ना, तो इस्लाम में सबसे खूबसूरत बैलेंस जो है वो स्ट्राइक किया हुआ है। इस्लाम आपके पास न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम को भी जो है वो सपोर्ट करता है। इस्लाम आपको ये भी कहता है कि जो आपकी बीवी है वो आपके घर वालों की नौकरानी नहीं है, आपको निकाह तब करना चाहिए जब आप बीवी को अलग घर, अलग रोटी जो है वो सब कुछ दे सकते हैं। और इस्लाम ने औरत को भी उसकी लिमिट्स बताई हैं। और मैं जवान लड़के लड़कियों को ये कहना चाहूंगी, इंपल्स में आके शादी ना करें। मेहंदी, बारात, वलीमा खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक दूसरे के साथ एक दूसरे की टेंशनें उठानी पड़ेंगी। यही शादी है, यही असल जिंदगी है। तो तब शादी करें जब आपका दिल गुर्दा इतना बड़ा हो चुका है, वरना प्लीज मत करें, अपने और अपने घर वालों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। मतलब अगर आप इतने सस्टेन हो गए हैं कि आप हर सिचुएशन को निभा सकते हैं, संभाल सकते हैं, तभी इसी समंदर में कूदे, ये कह सकते हैं कि इस समंदर में कूदे। दूसरा, मुझे ये बताइए, हमारे आजकल बहुत ज्यादा बुनियादी मसला ये भी आ रहा है मियाँ बीवी के झगड़े में, मुआशी हालात कि मुआशी हालात पहले बेहतर थे, अब नहीं बेहतर। कोरोना में बहुत ज्यादा हमने देखा है कि तलाकें हुई हैं मुआशी हालात की वजह से। ये भी मसला है या इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है, ये भी मसला है? माशी हालात भी हमारे पास मसला है। देखो, मैं बच्चियों को ये कहना चाहूंगी, लड़कियों तुम लोग पाकिस्तान का 51% हिस्सा हो। अब हाथ पे हाथ रख के मत बैठो। इन्फ्लेशन का दौर है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का दौर है। अपने मर्द के साथ गाड़ी का पहिया चलाओ, उसके साथ घर के खर्चे में कंट्रीब्यूट करो, अपनी डिग्री को, अपनी तालीम को इस्तेमाल में लाओ। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं और शादी के बाद जाके घर, और बहुत सारी जो है उनके इनलॉज उनको सपोर्ट नहीं करते। और बहुत सारी मैंने ऐसे देखे जो खुद भी सुस्ती में नहीं करती हैं, जिनके इनलॉज उनको सपोर्ट नहीं करते। मुझे समझ नहीं आती, उन्होंने डॉक्टर बहू हमने लेके आनी, ये तो इतना फेमस है, लेकिन डॉक्टर बहू की जो डिग्री है उसके बाद उन्होंने ड्राइंग रूम में रख देनी। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, पाकिस्तान में 85,000 डॉक्टर्स जो है, इतनी तो मेरी क्लास फेलोज है जानने वाली 100 के हिसाब से, जो नौकरियां नहीं कर रही हैं। खुदा के लिए, जिनके शौहर, जिनकी फैमिली वाले उनको नौकरी नहीं करने दे रहे, उनके आंखों में उनके करियर का स्पार्क खत्म होने दे रहे हैं। आपकी डाइनिंग टेबल भी बड़ी होती है, आपके हालात भी अच्छे होते हैं, आपके घर में खुशहाली भी आती है। और जब आपकी बीवी, वो भी आपकी तरह एक पूरा इंसान है, अपनी पर्सनैलिटी के हर पॉजिटिव एस्पेक्ट को यूटिलाइज करती है, घर का माहौल भी अच्छा होता है।
और दूसरा, लड़कियां यहाँ पर समझती हैं डॉक्टर सहर के अलहदा घर में ही हम सुकून से रहते हैं। आप समझती हैं कि अगर शादी के बाद ससुराल से अलग रहना इज बेनिफिशियल फॉर देम? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के अपने पर्क्स हैं, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के अपने पर्क्स हैं। अगर आपके माशी हालात और आपकी फैमिली के डायनामिक्स जो है वो इजाजत देते हैं, और अगर आप इतने, मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ, मेरी अपनी कॉलोनी में ऐसे लोग हैं कि जो ससुराल का घर है वो बिल्कुल 2 घर छोड़ के, और घर, आई थिंक दिस इज अ ब्यूटीफुल आइडिया कि आप अपने ससुराल को भी केटर कर सकते हैं, आप खुद को भी केटर कर सकते हैं, बट देन अगेन द हस्बैंड एंड द वाइफ, दे आर फाइनेंशियली एनेबल इनफ, दे आर फाइनेंशियली एबल इनफ टू सस्टेन दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने से अगर थोड़ी सी प्राइवेसी खराब होती है तो बहुत सारे लोग जो फाइनेंशियली खुद को खड़ा नहीं कर सकते, कि आप लोग ये नोट नहीं करते आपके सास ससुर और आपके जेठ जेठानी आपके कितने सारे खर्चे उठा लेते हैं। मैं उन लोगों को भी देखती हूँ जिनके सास ससुर जो है अपने बच्चों को शादी के बाद इतना अरसा घर का बिल नहीं पे करने देते हैं, उनके बच्चे संभाल लेते हैं जब लड़कियां नौकरी पे जाती हैं। इस बारे में बात क्यों नहीं की जाती? और फिर जो लोग आपके खुदा ना खास्ता, वो कहते हैं ना, मोहब्बत की दहलीज जो है उसकी इज्जत नहीं कर पाते हैं, अगले की बेटी को बेटी नहीं समझते और वो उसके सर का दर्द बन जाते हैं, तो फिर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम इज अ चॉइस, और ये शौहर का फर्ज है कि फिर वो प्रोवाइड करे। अगर उसकी बीवी की बेहुरमती हो रही है, उसके राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं हो रही है, तो शौहर किस बात का फिर, अगर उसको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता तो करना चाहिए ऐसे। और बहुत से जोड़े हमने ऐसे भी देखे हैं डॉक्टर सहर के, वो कहते हैं सिर्फ हम अलहदा इस वजह से नहीं हो रहे क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हम इस वजह से साथ में हैं, बच्चों को देखकर या बच्चों की वजह से वेरी साथ में। सेल्फिश। तो इस तरह ये कमजोर रिश्ता कब तक चलेगा? ये अच्छा, आप इस वजह से कह रही हैं कि ये कह रही हैं कि जॉइंट फैमिली नहीं, यानी एक दूसरे से अलहदा नहीं हो रही, बच्चे। दिस इज मैं कहूंगी कि बड़ा ही बदसूरत और एक बड़ा ही बदकिस्मत सिनेरियो है। वो इसलिए क्योंकि मतलब बच्चे जो है ना, उनकी साइकोलॉजी नेगेटिव जो है वो ज्यादा बुरी तब अफेक्ट होती है आपके पास जब वो माँ बाप को झगड़ते देखते, जब वो माँ बाप में मोहब्बत नहीं देखते। ये ना सोचें कि आपके जो बच्चे हैं वो अंधे और बहरे हैं आपके बीच की केमिस्ट्री से। आपके बच्चे हर चीज को सेंस कर रहे हैं, आपके बच्चे आप लोगों को अपने दोस्तों के पेरेंट्स से भी जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इट इज बेटर टू एंड अ मैरिज rather than staying with each other despite having kids if you are not able to keep each other happy। बच्चों की खातिर एक दूसरे के साथ आप भी कितने, ये जो लोग फैसला करते हैं वो खुद अपने लेट 30s या 40s में होते हैं। लेट 30s या 40s लाइफ का एंड तो नहीं है। वो खुद अगर आप एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली ओके, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल कि आप उस बच्चों से बात करें, बच्चों को एतमाद में लें, और आप जो अपनी रास्ते हैं उसको बड़े इज्जत से, बड़े आराम से, अगर आपका कोई वो मसलहत नहीं निकल रही है, कोई दरमियान का रास्ता नहीं निकला, यू शुड पार्ट योर वेज एंड दैट हैज अ मोर नेगेटिव इफेक्ट ऑन द साइकोलॉजी ऑफ योर चिल्ड्रन। क्योंकि बच्चे फिर देखते हैं कि बाप आता है, वो माँ से बात नहीं करता, मेरी माँ बाप को सलाम नहीं करती, या बाप जो है वो खुदा ना खास्ता एक्सट्रीम केसेस में हाथ वाथ उठा लेते हैं, ये तो खैर क्राइम है, इस पे तो पूरा केस हो जाना चाहिए, या फिर गाली गलौज चलता है घर में, या एक दूसरे को लगता है फिर इस तरह के एनवायरनमेंट में जब बच्चे रहते हैं तो वो अपनी शादियां खराब करते हैं, उसके बाद जाके वो खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, तो उनकी पढ़ाई इफेक्ट होती है, उनकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा फ्लॉज आते हैं। बच्चे अक्सर इस तरह के जो है एजिटेशन और एग्रेशन का शिकार रहते हैं, और कल के जाके वो खुद अनहेल्दी रिलेशनशिप्स जो है वो बिल्ड करते हैं। जरूरी नहीं है हर बच्चा इस पर्सनैलिटी टाइप का कल को जाके अनहेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड करे, लेकिन चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और आप उनसे उनकी जिंदगी का एक बहुत ज्यादा जॉय का, खुशी का फ्रैक्शन, जब उनको अपने माँ बाप के साथ लूडो खेलनी चाहिए थी, डिनर्स एंजॉय करने चाहिए थे, वेकेशन पे जाना चाहिए था, रात को सबको बैठ के हंसना चाहिए था, आप उससे छीन रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि वो माँ से अलग मिले खुश और बाप से अलग मिले खुश। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं, उनके सामने उनके माँ बाप झगड़ रहे हैं, उनको आवाजें आ रही हैं, तशद्दुद भी हो रहा है, तो इस तरह तो वो अपने आप को जो है वो डिस्टर्ब ही नजर आएंगे। आप लोग तो डिस्टर्ब ही हैं, आपके बच्चे भी डिस्टर्ब ही होंगे। हमारे साथ डॉक्टर सहर चावला मौजूद थी, सामाजिक कारकुन है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। डॉक्टर सहर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। जनाब, यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, इंसान का स्क्रीन से रिश्ता मजबूत और गहरा होता जा रहा है। आजकल जिसे देखते हैं उसके हाथ में मोबाइल फोन होता है और वो उसकी दुनिया में गुम होता है। ऐसा लगता है कि मोबाइल फोन हमारे जिस्म का एक हिस्सा बनता जा रहा है और हमारी आदतों में शामिल है। बहुत से लोगों के लिए ये किसी इल्लत से कम नहीं है।
सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते, यहाँ तक कि वॉशरूम्स में भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इस कदर आम हो चुका है कि ऐसा लगता है जैसे आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि मोबाइल फ़ोन आप लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। इन स्क्रीन्स के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना ना सिर्फ हमारी आंखों के लिए नुकसानदेह है बल्कि ये दिमागी कारकर्दगी को भी बदतरीज कम कर देता है। मोबाइल फ़ोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से निकलने वाली रोशनी या शुआएं आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों का भी सबब बनती जा रही हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 18 करोड़ अफराद बर वक्त तशखीस ना होने के बायस नाबीनापन की जानिब बढ़ रहे हैं, जिनकी तादाद 2020 में 36 करोड़ तक पहुंच चुकी है। सिर्फ पाकिस्तान में 66% अफराद मोतिया, 6% काले पानी या काला मोतिया और 12% बिनाई की कमजोरी का शिकार है। मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल इंसानी आंखों के लिए कितना खतरनाक है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन अहमद खाकान है, माहिर अमराज चश्म है और जनरल हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि स्मार्टफोन्स या मोबाइल फोन्स का अगर देखा जाए तो गैजेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ चुका है। हमारी लाइफस्टाइल में इतना वो ज़्यादा इन हो चुका है कि हम उससे छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे। उसकी वजह से हमारी आंखों में जलन, सर में दर्द रहता है। इसके अलावा हमारी आंखों के लिए वो कितना नुकसानदेह है? अच्छा, इसमें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है जो बेसिकली इस सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये सारा गैजेट्स जो हैं इनके बारे में, कि इंसान की बनाई हुई हर ईजाद जो है उसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान है। बिल्कुल। द ह्यूमन इन्वेंशन इज़ नेवर ए परफेक्शन, ठीक है, इसको आपने जहन में रखना है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन एक नेसेसिटी है, इसको एक्सेसरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब तक ये नेसेसिटी है, ठीक है, ज़रूरत है, तो उसका इस्तेमाल एक ज़रूरतन है, ठीक है। जब ये एक्सेसरी बन जाएगी तो ये टाइम पास के लिए यूज होगा, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी चीज की तरफ कि आया इनका इस्तेमाल से आंखों को क्या नुकसान हो सकते हैं और कितनी हद तक हो सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि मोबाइल फोन से अगर लिमिटेड यूज किया जाए, मीन कुछ लम्हों के लिए जब ज़रूरत है, मैंने जैसे कहा कि ज़रूरतन इस्तेमाल किया जाए तो इसके कोई ख़ास नुकसानात नहीं है। अगर इसको ब्राइट लाइट में और दिन की रोशनी में इस्तेमाल किया जाए, अंधेरे कमरे में इस्तेमाल करने से इसके कुछ नुकसानात हो सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है इससे, जो आपने कहा कि जलन होती है, खारिश होती है आंखों में, उसको एक समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि जब इंसान किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करता है, स्पेशली स्क्रीन पे या नज़दीक की किसी चीज़ पे, तो इंसान का जो पलके झपकने का अमल है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो कंसंट्रेट कर रहा है खास वक्त के लिए और उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है, तो पलके झपकने का अमल जो है वो कम हो जाता है। अब पलके झपकना क्यों जरूरी है? अल्लाह ने हर चीज की कोई ना कोई वजह बनाई है। पलके झपकना इसलिए जरूरी है कि आंखों के कॉर्निया के आगे जो हमारी टीयर फिल्म आती है, जिसे आंसुओं की लेयर कहते हैं, वो आती है, तो उसको जो आई लीड्स हैं आपकी वो स्प्रेड आउट करती हैं। कभी आपने देखा हो गाड़ी का वाइपर होता है, जो विंड स्क्रीन पे वाइप करता है, तो उसके ऊपर अगर पानी हो तो वो वाइप करता है, अच्छा, अगर पानी नहीं हो तो वो स्क्रैचेस डालता है। तो हमारी जो टीयर फिल्म है ये पानी है, जो लीड्स मूव करती हैं ये वाइपर है, और कॉर्निया जो है वो विंड स्क्रीन, अगर आप इसको आसान सी जुबान में समझे, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स कम हो जाता है तो जो टीयर फिल्म है, जिसे आंसुओं का पानी कहते हैं, वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, हवा से, गर्मी से या किसी और वजह से। तो जब वो कम हो जाता है, तो जब आंखें ब्लिंक करती हैं तो ऑब्वियसली ये तो सूदिंग के लिए ना, लुब्रिकेशन के लिए, तो लुब्रिकेशन कम होगी। अब वाइपर और विंड स्क्रीन के दरमियान कुछ नहीं है, तो वो क्या करेगा? स्क्रैच करेगा। तो ये एक सादा सी जुबान में मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये किस तरह आंखों में जलन पैदा करता है। और दूसरा, जिस तरह आपने कहा कि बहुत ज्यादा स्क्रीन देखने से भी ये चीजें बढ़ रही हैं, तो हमें कितना वक्त देना चाहिए? मतलब अगर हम स्क्रीन देख रहे हैं तो कितनी देर उसके ऊपर फोकस रखें और उसके बाद डिट्रैक हो जाए उससे? अच्छा, उसमें जो समझने की बात है वो ये है कि हम किस स्क्रीन की बात कर रहे हैं। अगर हम तो लैपटॉप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें 45 मिनट्स के बाद आपको ब्रेक लेना जरूरी है। आफ्टर एवरी 45 मिनट्स यू हैव टू टेक ए ब्रेक। और दूसरा, कोशिश करें कि ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स को एक्टिवेट रखें, आंखों को झपकते रहे, मीन बहुत ज्यादा फोकस होकर काम नहीं करें। अच्छा। दूसरी बात यह कि 45 मिनट्स आपके बॉडी के जितने भी रिजर्व्स हैं हर चीज के लिए, उसके बाद रेस्ट करना एक ह्यूमन इंसान की जरूरत है,
ठीक है, तो मैक्सिमम आप 45 मिनट्स काम करें कंप्यूटर स्क्रीन पे, कोई हैजर्ड नहीं है उसका। और उसके बाद आप 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करें, आंखें बंद करके थोड़ी देर रेस्ट करें, और उसके बाद दोबारा काम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा। ये मैं कह रहा हूँ एक नॉर्मल स्क्रीन जो 13 इंच या अबव के साइज के लिए है, जो आपसे एक 33 सेंटीमीटर अवे पे है, मीन 33 सेंटीमीटर आर्म लेंथ है, जिसमें लैपटॉप होता है या डेस्कटॉप थोड़ा सा अवे होता है। लेकिन जो मोबाइल है उसके लिए सारे मसाइल डिफरेंट है इन सब चीजों से। एक तो वो आपके करीब बहुत होता है, एक आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, एक उसका फॉन्ट साइज होता है, यू आर फोकसिंग ए लॉट। अब होता क्या है इसमें, होता ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मोबाइल पे फोकस करना शुरू करते हो, एक तो टीयर फिल्म वाला मैंने बताया, एक तो वो मसला शुरू होता है। दूसरा जो आंख की पुतली है सुकड़ के वो नजदीक के लिए दिखाना चाहती है, अच्छा। वो सुकड़ती है। ठीक है। अब नेचुरली तो उसे कुछ लम्हों के लिए सुकड़ना चाहिए, कुछ लम्हों के लिए रिलैक्स होना चाहिए, दूर भी देखना, हर जगह देखना है। लेकिन वो आप इतने कंसंट्रेट होकर गेम्स खेल रहे हैं या आप उस पर कोई काम कर रहे हो, इतना कंसंट्रेट, वो सुकड़ी रहती है जब, और उसका भी एक टाइम है। ठीक है। अल्लाह ने हर जिस्म के उसका एक टाइम बनाया ना, वक्त पे काम करे। आप पूरा दिन एक मग पकड़ के खड़े नहीं हो सकते, लेकिन 5 मिनट के लिए मग पकड़ के खड़े हो सकते हैं। मग तो वही है, बाजू भी वही है, तो टाइम लिमिट बार की गई है। तो वो पुतली सुकड़ी रहती है, और जब पुतली सुकड़ी रहती है तो उसको फिटीग होना शुरू हो जाती है, वो भी थक जाती है बेचारी। तो वो थक जाती है तो फिर उससे आंखों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, फिर कहते हो जी मैं कल मोबाइल यूज किया है उससे मेरी आंखें दर्द हो रही है। बहुत ज्यादा शिकायत आती है। डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि मोबाइल छोड़ो, कम करो, वो कहते हैं ये हो नहीं सकता। तो अब आप खुद डिसाइड करना है कि क्या करना है। तो कितनी देर अगर हमने मोबाइल यूज करना है तो मैक्सिमम, जैसे मोबाइल वो लैपटॉप या डेस्कटॉप हमने यूज करना है तो 45 मिनट्स हम कर सकते हैं, वो इजीली यूज कर सकते हैं। मोबाइल के लिए कितना हमें मोबाइल यू शुडंट टेक मोर देन 10-15 मिनट्स। आप इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो फटीग ऑब्वियसली होगी। और दूसरा क्योंकि इसका फासला कम होता है आंखों से, वो भी जो टीयर फिल्म है उसका वेपोरेट होना भी जरूरी होता है। और आप देखें फॉन्ट साइज जो लिखा होता है वो कितना छोटा होता है, आप उसको कितना कंसंट्रेट करके देख रहे हैं। फिर वी हैव डिफरेंट थिंग्स। मैं भी इसी जनरेशन का एक हिस्सा हूँ जिसने मोबाइल फोन में इवॉल्व किया और इन्वॉल्व हुए, बट द यंग जनरेशन इज मच मोर इन्वॉल्व। तो हमारे लिए ये है कि अगर आप देखें इस सारे मोबाइल फोन में आपका बैकग्राउंड क्या है, फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट स्टाइल क्या है, तो डिफरेंट पीपल जस्ट फॉर रिक्रिएशन दे चेंज इट अवे। जब आपका बैकग्राउंड लाइट होगा, फॉन्ट साइज लाइट होगा, तो यू नीड एक्स्ट्रा एफर्ट टू रीड दैट टेक्स्ट। आपको ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी वो पढ़ने के लिए। तो ये किसी को नहीं पता लेकिन अगर आपका डार्क बैकग्राउंड होगा, उसके ऊपर डार्क टेक्स्ट होगी, तो इट इज इजीली रीडेबल। हम मोबाइल फोन के वो क्या होते हैं जो डेस्क स्क्रीन फिक्स करते हैं, वो अपने फोटोग्राफ्स लगाते हैं, उस पर डिफरेंट टेक्सचर बने होते हैं। आप कभी देखें उन टेक्सचर्स में कुछ वर्ड्स खो भी जाते हैं। तो ये सारी चीजें एस्थेनोपिया आंख के थकने और फटीग होने का सबब बनती हैं। अच्छा। तो हमें फॉन्ट साइज, कलर कंट्रास्ट का लिहाज रखते हुए मोबाइल को यूज कर सकते हैं लिमिटेड टाइम के लिए, बट इट शुडंट बी फॉर प्रोफेशनल वर्क, इट शुडंट बी फॉर एजुकेशनल वर्क। ये आपकी किसी इमरजेंसी यूज के लिए हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि आप मोबाइल पे पूरा दिन गेम 24 घंटे आप मोबाइल पे। एग्जैक्टली, आजकल हो ही यही रहा है डॉक्टर साहब। दूसरा हमें ये बताइएगा कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, अगर हमारी आंख जो है या आंखें उनकी बिनाई कम हो रही है तो हमें किस तरह पता चले उसके सिम्टम्स क्या हो सकता है? अच्छा, इसमें जो अहम चीज है वो कि बच्चों में, ठीक है। बड़े में तो देखे ना, बड़े को आज कोई आंख में मसला हुआ, उसने आंख बंद की एक हाथ से, दूसरी से देखा यार मुझे इससे कम नजर आ, इजीली कंपेरेबल है, वो इजीली कंपेयर कर सकता है कि एक से कम है तो मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कोई मसला है। जो सबसे बड़ा मसला आता है वो बच्चों में है। ठीक है। उसमें मसला क्या आता है, इंसान की अल्लाह ने 2 आंखें बनाई हैं और दोनों आंखें मिल के देखती हैं। बड़ा आदमी, मैं आपको ऐसा एक्सपीरियंस भी बता सकता हूँ कि 30% पॉपुलेशन में, जिनमें बड़े लोगों में एक आंख की बिनाई कम होती है, उन्हें कई हफ्तों तक नहीं पता चलता कि उस आंख की बिनाई कम होती है। क्योंकि आप दोनों आंखों से देख रहे हो, आपको तो नहीं पता कौन सी आंख से नजर आ रहा है कौन से नहीं। वो तो आप किसी वजह से एक आंख को बंद करते हो या सुबह उठते हो एक आंख खुलती है, आप कहते हो इससे नजर नहीं आया, तो तब पता चलता है। तो बड़े लोगों में, अडल्ट एज के लोगों में भी ये बड़ा मसला होता है कि उनको कई हफ्ते नहीं पता चलता कि मेरी उस आंख की बिनाई चली गई है, अनटिल अनलेस उन्हें आइडिया ना हो कि मेरी आंख में कोई बीमारी है जिससे ये बिनाई जा सकती है। जिसको आइडिया नहीं है उसको तो पता ही नहीं चलेगा। दूसरी बात, सबसे बड़ा मसला होता है बच्चों में। बच्चे क्योंकि दोनों आंखों से देखते हैं एज यूजुअल जैसे बड़े हैं, उनको तो आइडिया ही नहीं होता। कई माह, कई साल,
मीन हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो 7-7 8 साल की उम्र में हैं, ठीक है, लेकिन उनको 2-2 3-3 साल की उम्र से नजर नहीं आ रहा और उन्हें भी नहीं पता, बच्चों को, और पेरेंट्स को भी नहीं पता। वो पता तब चलता है या तो दोनों आंखों की बिनाई कम हो साइमल्टेनियसली, ठीक है, या अगर एक आंख की बिनाई कम है और एक की ठीक है, वो तो 10-10 साल बच्चों को नहीं, बेचारों को पता चलता। रीजन ये है कि हम ऐसे मुआशरे में नहीं रहते जो पब्लिक हेल्थ की फैसिलिटीज दे रहा हो, ठीक है। उसमें क्या होता है, वेस्ट में आपके बच्चों का स्कूल में दाखिले में बच्चों की आंखों का मुआयना होता है, उनका सेहत का एक कार्ड बनता है जिसमें सारा कुछ लिखा जाता है। हाँ। यहाँ में बच्चा पैदा होता है, उसका कोई मुआयना नहीं है, बच्चा स्कूल चला जाता है, उसका कोई मुआयना नहीं है। एक दिन स्कूल से कॉल आती है कि मैडम आपका बच्चे को स्क्रीन पे नजर नहीं ठीक आ रहा, और बच्चा 4th क्लास में पहुंच गया, हाँ। ठीक है। 4th क्लास में जाके पता चला कि बच्चे को कम नजर आता है। तो ये भी सिस्टम में भी फ्लॉज हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट माओं के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को हमेशा आई कांटेक्ट करके देखे कि बच्चा फॉलो करता है। मेरी ये छोटे बच्चों के लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि छोटे बच्चे 6 महीने साल के कि मेरा बच्चा की आंखें बिनाई ठीक है, वो माँ कांटेक्ट करती है, आपने देखा माँ बच्चे के साथ आई कांटेक्ट करता है, बच्चा उसके साथ रोल करता है, देखता है, तो वो फॉलो करना एक साइन है कि चाइल्ड इज लुकिंग क्लियरली। और बच्चों में दूसरी बात, जो बच्चे आपके 5, 6, 7 साल के हैं, ये एक मिथ सी बनी हुई है कि मेरा बच्चा टीवी करीब से देखता था, इसकी नजर कम हो गई। नहीं, ये गलत है। अच्छा। ये इसके पीछे एक छोटी सी एक कहानी है। वो कहानी ये है कि बच्चा टीवी करीब जाके देखता क्यों था, कभी आपने गौर किया? ये कोई भी नहीं गौर वो करता, इसलिए उनको मार पड़ती है कि करीब क्यों देख रहे हो। ही बेचारा काफी अरसे से करीब जाके देखता है कि उसे दूर बैठ के टीवी नजर नहीं आता, उसकी बिनाई पहले ही कम है, इसलिए वो करीब जाके देखता है, ना कि टीवी करीब देखने उसकी बिनाई कम हुई है। तो टीवी कसूरवार नहीं है, उसकी बिनाई पहले से ही कम है। ये माँ बाप, लेकिन ये आपको क्या लगता है अवेयरनेस नहीं है इस वजह से? बहुत कम अवेयरनेस है, ना होने के मसला ये है कि हेल्थ एंड एजुकेशन पे हमारी कोई प्रायोरिटीज नहीं है, ना हम हेल्थ पे एजुकेट करते हैं, ना एजुकेशन के लिए हम एजुकेट करते हैं। बिल्कुल। तो किसी को कुछ नहीं पता। आप देखें ऐसे अच्छे पढ़े लिखी फैमिलीज जिनको अपने बच्चों की हेल्थ के बारे में, आइज के, जिस्मानी सेहत के बारे में बहुत देर से पता चलता है कि ये मसाइल। रीजन ये है कि वी आर वेरी बिजी एंड वी डोंट हैव ए टाइम। और दूसरा सर, बच्चों में आंखों के कैंसर के हवाले से भी एक बीमारी जो है वो हमने, मतलब कैंसर हम सुनते हैं वैसे ही हम लोग परेशान हो जाते हैं, और आंखों का कैंसर जी, इसकी वजह ये क्या है? बच्चों में जो आंखों का कैंसर है इसे रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। ठीक है। इसकी प्रेवलेंस बहुत ज्यादा नहीं है दुनिया में, लेकिन उन ममालिक में जहाँ पे कजन मैरिजेस होती हैं, ठीक है, इंटररेशियल मैरिजेस होती हैं, उनमें इसकी तादाद काफी ज्यादा है। अच्छा। मिसाल के तौर पे इंडिया, पाकिस्तान, इन ममालिक में, अफगानिस्तान और वो एरियाज जहाँ पे कजन मैरिजेस का इंसिडेंस ज्यादा है, वहाँ पे ज्यादा है। और इसकी वजह क्या है? ये मरूसी वजह से भी होता है और गैर मरूसी वजह से भी होता है। इशू ये नहीं है कि ये होता है, होने के लिए एक बहुत बड़ा आपको हेल्थ सिस्टम चाहिए कि पेरेंट्स की स्क्रीनिंग हो या फैमिलीज में स्क्रीनिंग हो, आया इसके जीन्स हैं तो उनकी मैरिजेस नहीं हो। वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट, वो एक पाकिस्तान में भी पॉसिबल नहीं है। हमें सिर्फ ये एक पैगाम देना है कि अगर आपके बच्चे में, चाहे वो 6 महीने का है, चाहे साल का है, चाहे 2 साल का है, अगर आपको उसकी आंख का जो काला हिस्सा दरमियान में नजर आता है, उसके दरमियान अगर सफेद तारा सा, नुक्ता सा नजर आए, जो कि अमूमन किसी की आंख में नजर नहीं आता, तो आप जल्द अज जल्द किसी पर्दा बसारत के माहिर डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि आंखों में ये सफेदी नजर आना रेटिनोब्लास्टोमा की पहली निशानी हो सकता है। इसमें इशू ये है कि हमारे पास पेशेंट तब प्रेजेंट करते हैं, बच्चे 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का, बच्चा तो नहीं बताएगा ना जी। पेरेंट्स की भी इतनी इल्म नहीं है कि वो पता कर सके, और जब डॉक्टर के पास टाइम मिलता ले जाने का तब 2 साल 3 साल गुजर चुके हो, सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है। तो आप सोचें कि कैंसर जो आंख के अंदर पल रहा है, ये कितना ज्यादा पल जाएगा अगर 6-6 महीने, साल बच्चे लेट होंगे डॉक्टर्स तक पहुंचने में। और इस कैंसर के होता फिर यह है कि बिनाई भी जाती है, आंख को निकालना पड़ जाता है मुस्तकिल तौर पे हमेशा के लिए। अच्छा। और इवन ये कैंसर दिमाग में फैल जाता है, जिससे बच्चों की अमवात भी तो होती है। क्या डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल्स में, पाकिस्तान की अगर बात की जाए, तो सहूलियात मौजूद हैं इससे निपटने के लिए? कि इस वक्त अगर आप एट प्रेजेंट करें तो हमारे पास कुछ हॉस्पिटल्स हैं
जिनमें हमारी सहूलियत काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। इन दुनिया में होने वाले तरीका इलाज के तकरीबन 90% के करीब सारे तरीका इलाज हमारे पास मौजूद है। ठीक है। हमारे लाहौर में जो एक कैंसर हॉस्पिटल है उनके साथ भी हम कोलैबोरेट करके काम करते हैं एंड दे आर वेरी हेल्पफुल कि दे मैनेज अवर पेशेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और अपने हम सरकारी हॉस्पिटल में भी उनका इलाज करते हैं। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है कि वी आर वन ऑफ द पायनियर ऑफ मैनी न्यू ट्रीटमेंट्स इन दिस डिजीज। अच्छा। हम वो सारे इलाज कर सकते हैं जो दुनिया में हो सकते हैं और उन इलाज का जो अखराजात हैं वो कोई नहीं है, वो फ्री हम करते हैं। हालांकि उन पे अखराजात एक पेशेंट पे 1.5 से 2 लाख रुपया मिनिमम अखराजात आते हैं उसकी ट्रीटमेंट को शुरू करने में। और आपने और सारी आवाम को पता ही होगा कि कैंसर की ट्रीटमेंट कितनी मुश्किल है और कितनी महंगी है। exactly. और ये एक सब्र आजमा काम है डॉक्टर के लिए भी, उस बच्चे के लिए भी और उन वालिदैन के लिए। तो सर इसके ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है? पहले उसको क्या मेडिकेशन पे लगाया जाता है या ऑपरेशन कौन से स्टेज पर होता है, या लेजर अगर सर्जरी करनी है तो वो कौन से स्टेज पर होता है? इसके तरीका इलाज में बेसिकली तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कीमोथेरेपी है। ठीक है। कीमोथेरेपी देने के 3 रास्ते हैं आंख के अंदर जाने के लिए। जो सादा सा आसान सा तरीका है ट्रेडिशनल जिसे कहते हैं, वो तो नस के ज़रिए इंजेक्शन लगेगा, कीमोथेरेपी जिस्म में भी जाएगी और आंख में भी जाएगी। ठीक है। उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि वो कीमो ड्रग जो है, वो दवाई जो है, वो आंख को तो इलाज दे रही है लेकिन वो बाकी जिस्म के खलियों को भी मुतासर कर रही है। आपने देखा होगा कि कैंसर के मरीजों की बेचारों की सेहत कितनी खराब हो जाती है ट्रीटमेंट के दौरान, और वो कहते हैं ये कैसा इलाज है जिससे मैं और बीमार हो गया। तो वह ऑब्वियसली यही इलाज का एक तरीका है। इसके अलावा जो दूसरा है वो कैंसर की दवाई इंजेक्शन के जरिए आंख के अंदर डाली जाती है। ठीक है। ठीक है। फिर तीसरा इलाज है कि टांग की एक नस के जरिए कैमरा डाला जाता है और वो कैमरा चलता चलता दिमाग तक जाता है, दिमाग से आंख की जो नस है वहां तक जाता है और फिर दवाई यहाँ से डाली जाती है जो आंख की नस जहाँ पे वो कैंसर पल रहा है उसके अंदर डायरेक्ट जाती है, जो सारे जिस्म को बाईपास करके जाती है। उससे जिस्म को मुज़र असरात नहीं होते। और ये वो तरीका इलाज है जो दुनिया में हार्डली 25 से 30 सेंटर्स होंगे, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हो रहा है 25 से 30 सेंटर्स होंगे, जिसमें से एक सेंटर हमारा है। हमें आज 3 साल हो गए हैं अच्छा। इस पे ये तरीका इलाज करते हुए, और इस तरीका इलाज में काफ़ी ज़्यादा मरीजों को फ़ायदा भी हुआ है। इट इज़ मच एक्सपेंसिव, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास वो सारी सहूलियात हैं जिससे हम डोनर्स के थ्रू, गवर्नमेंट के ज़रिए हम सारा कुछ वो अरेंज करते हैं, जिसके ज़रिए ये बच्चों में ये इलाज मुमकिन हो सकता है और ये हो रहा है। और मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, इस इलाज को साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया ने शुरू किया था सबसे पहले, आज से 5 साल पहले। इंडिया में इस वक्त एक सेशन जो उनका है वो करीबन 6 से 7 लाख रुपए का अखराजात है, ये इंडियन रुपीस, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस और वो बाकी सारे। और वो सेशंस कंप्लीट होते हैं, मिनिमम आपको 3 to 5 सेशंस चाहिए, फिर फॉलो अप चाहिए। आप खुद सोचे कि इट कॉस्ट अबाउट 50-60 लाख, 5-6 मिलियन मिनिमम यू रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रीटमेंट। और अगर वो ट्रीटमेंट हिट कर दे तो वो 6 मिलियन का फायदा है। अगर वो ट्रीटमेंट से कैंसर है ना जी, वो ऐसी बीमारी तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, पैराडोल ली तो ठीक हो गया। तो अगर वो ठीक नहीं होता तो फिर वो भी दुख और बच्चे की आंख और जान का भी दुख। तो ये 6 मिलियन को हमने कन्वर्ट किया है माशाल्लाह 60 रुपीज तक। अच्छा। ठीक है। तो यू कैन स्पेंड जस्ट 10 rupees or 15 rupees for a sleep and you can get admitted if you deserve that treatment। अब इस ट्रीटमेंट में क्या है, ये महंगी भी है, मुश्किल भी है, माँ बाप का सब्र आजमाने वाली भी है, क्योंकि बार बार आना। अब मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास जो मरीज हैं वो यहाँ पाकिस्तान से ही नहीं है, अफगानिस्तान तक से आते हैं और उनके लिए ट्रैवलिंग ये सारा कभी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा फिर उसमें लेज़र की ट्रीटमेंट है, रसोली को ठंडा करके जलाने की ट्रीटमेंट है। अगर ये सारे इलाज फेल हो जाए या मरीज़ बहुत देर से प्रेजेंट करे, बहुत देर से प्रेजेंट मतलब ये है कि कैंसर दिमाग में और जिस्म में फैल जाए, तो फिर आंख को हमेशा के लिए निकालना पड़ता है। अच्छा, मतलब ये सारा तरीका इलाज अगर नहीं कारआमद साबित हुआ तो उसके बाद फिर हम लोग ये, या मरीज ही लेट प्रेजेंट करता है। हर स्टेज के लिए ये तरीका इलाज नहीं है, अलग है। जब आंख की रसोली बहुत बढ़ जाए और आंख से बाहर आ जाए फिर ये तरीका इलाज का रहा। और तो डॉक्टर साहब ये ज्यादा किन बच्चों में हो रहा है, नौजवान में हो रहा है या बड़ी उम्र के लोगों में हो रहा है? ये बच्चों में ही, बच्चों में इंसिडेंस जो 7 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें सबसे ज्यादा होने का खदशा होता है।
फिर 3 साल से छोटों में उससे ज़्यादा होने का। एडल्ट बड़ी उम्र के नौजवानों में इसका इंसिडेंस ना होने के बराबर है, बच्चों में है सिर्फ। में इसलिए कहा कि माएँ अपने बच्चों की जो आँख की काली पुतली है उसको देखते ही रहे। अगर किसी को उसमें सफ़ेदी नज़र आती है तो उसको डॉक्टर से रजू ज़रूर करें। एक बात, किसी भी छोटे बच्चे की जो 1 या 2 या 3 साल का है उसकी आंख टेढ़ी होती है, तो माँ ज़रूर राब्ता करे, क्योंकि वो कैंसर हो भी सकता है और वो सिंपल सी एक आंख का चश्मे का नंबर हो सकता है जो लगने से आंख की बिनाई बेहतर हो सकती है। दूसरा ये कि जाना आपने उस डॉक्टर के पास है जो आई स्पेशलिस्ट हो, जो पता हो कि उसने क्या करना है और आपकी जो बीमारी है उसके अच्छे तरीके से तदारुक कर सके। प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन अहमद हकान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया, आपका आई स्पेशलिस्ट है कि आप यहाँ पर आए और इस बीमारी के बारे में आपने हमें अपडेट किया है। और आपसे भी ये दरख्वास्त है, अगर इस तरह की कोई भी आपको चीज़ें नज़र आए बच्चों की आंखों में तो आप ज़रूर डॉक्टर से सबसे पहले रजू करें। और भी आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं मुहलिक कोरोना वायरस के हवाले से, जिसके हमले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शिद्दत में कमी तो आई है, लेकिन अभी भी रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों केसेस सामने आ रहे हैं और कई अफराद की जिंदगियां इस मूजी वायरस की नजर हो जाती है। दूसरी जानिब कोरोना वबा से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन साइनोफार्म, साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका की शदीद किल्लत की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। गुज़श्ता रोज भी एक्सपो सेंटर में वैक्सीन अदम दस्तयाब रही और शहरी कई घंटे इंतजार करते रहे। बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान में लगाई जाने वाली चाइनीज वैक्सीन को तस्लीम नहीं किया जा रहा। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के पेश नजर आज से बैरून मुल्क जाने वाले 40 साल से कम उम्र अफराद को एक्सपो सेंटर में एस्ट्राजेनेका लगाने का भी आगाज किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद हयात हैं, मेंबर हैं कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के। सर, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कल अचानक से खबरें गर्दिश कर रही थी कि जो हमारी वैक्सीन है उसकी किल्लत हो गई है और एक्सपो सेंटर में, क्या ये सही अफवाहें हैं? ऐसा कुछ है, वैक्सीन की किल्लत हो गई है? आपने उसकी तरफ इशारा किया है कल एक्सपो सेंटर। जी। शायद एक आध सेंटर में थोड़ा सा मसला हुआ था जो कि इत्तलात आ रही हैं। अच्छा। मगर जैसे हमेशा होता है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा मसला और उसको काफ़ी ब्लो आउट कर दिया जाता है फौरी तौर पे। हर तरफ से यही शोर मचना शुरू है कि जी वैक्सीनेशन ख़त्म हो गई है। हाँ ज़रूर, जहाँ तक मुझे इल्म है कि एक आध सेंटर में कमी हुई थी। अच्छा। वो लॉजिस्टिक्स थी सप्लाई की, ठीक है। मगर उनके पास मौजूद हैं डोजेस, जो आज प्रेस रिलीज भी आ चुकी है उनकी हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से कि हमारे पास हैं, मौजूद हैं 25,000 के करीब डोजेस लाहौर के अंदर मौजूद हैं। ठीक है। तो क्या सर हम लोगों ने जो 18 साल से जायद उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने में जल्दी नहीं कर दी, इस वजह से ये सारे सर्कमस्टांसेस हमें देखने पड़े? देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली देखें पाकिस्तान में जब वैक्सीनेशन का आगाज़ हुआ था इसका, लोगों में बड़ी रिलक्टेंस थी और उससे आपने भी प्रोरेंस किया कि लोग क्यों ये वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। Exactly. इंतज़ार करें, हर तरह से कैंपेन चली थी और के वैक्सीनेशन लगवाएं। फिर काफ़ी अरसे के ये जब इंडिया की खबर आई है कि इंडिया में लोग मरने शुरू हुए, इंडिया में ऑक्सीजन की कमी हुई, इंडिया में बेड्स नहीं थे। Exactly. फिर वो लोग भी जो उस वक्त मुखालफत कर रहे थे, जो व्हाट्सएप ग्रुप में तस्वीरें डाल रहे थे कि 2 साल के बाद आप हाँ जी, ये भी इस तरह के वो भी वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। अच्छा। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है हमारी कहना चाहिए वैक्सीनेशन कैंपेन में, वो इंडिया की वजह से आया है। तो हाँ, आप ये कह सकते हैं कि 18 साल की उम्र से जो उन्होंने जल्दी नहीं की। एक तरफ पूरा मीडिया शोर मचा रहा है, बांग्लादेश में इतने % हो गए, इंडिया में इतने %, और हमारा जो ग्राफ है हम इतने % है। यू आर नेवर इन ए विन विन पोजीशन। थोड़ी सी हिच आई है, मामूली सी हिच है, मगर इसके बावजूद वैक्सीनेशन आपकी चल रही है। 2.5 लाख के करीब डेली जो तकरीबन पंजाब में वैक्सीनेशन हो रही है। इट्स अ वेरी गुड नंबर। आप 1 मिलियन से ऊपर जो वैक्सीनेशन हो चुके हैं, रादर 10 मिलियन से ऊपर वैक्सीनेशन हो चुके हैं। तो
ये तो नहीं कहना चाहिए कि आप जल्दी तो नहीं की, कतई तौर पे जल्दी नहीं की, लेकिन इस तरह के जो सर्कमस्टांसेस सामने आएंगे, वैक्सीन की किल्लत सामने आएगी, तो फिर सर हम तो ये समझेंगे फिर क्या पीछे स्टॉक मौजूद नहीं था, इस वजह से किल्लत हुई। जो इतलात यही है कि 25,000 मौजूद हैं इस वक्त भी जो लाहौर में, जो उनकी प्रेस रिलीज में भी आई है। कुछ लॉजिस्टिक्स इशू हो जाते हैं जब आपके तकरीबन 677 सेंटर्स काम कर रहे हैं इससे पंजाब में, एक आध सेंटर में कहीं लॉजिस्टिक इशू हो सकता है, तो उसको इतना हमें हाईलाइट नहीं करना चाहिए। लाहौर में 57 सेंटर्स चल रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। 57 सेंटर्स में अगर एक सेंटर में ये मसला हुआ है तो 56 सेंटर में तो काम चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। सर मुझे बताइएगा, आपके हॉस्पिटल PKLI में कितने लोग जो है वो रोजाना की बुनियाद पर आते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए? हमारा डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है वैक्सीनेशन सेंटर के साथ। अच्छा। तो पंजाब गवर्नमेंट के उनके पास डाटा है, लेकिन इतना ये बता सकता हूँ कि काफ़ी बिजी सेंटर है, बहुत दूर दूर तक उनकी पार्किंग जो है ना वो भी बिजी होती है। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। मेरे अपने हमारे जो हाउस स्टाफ था उन लोगों ने भी इस संडे को सभी गए हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए। तो ये कैंपेन, ये पॉजिटिव साइड आप देखें, एक कितनी अवेयरनेस आई है। बिल्कुल ऐसे कि हर बंदा इस वक्त पहुंचे हो वैक्सीनेशन करवाने के। और ये भी एक पॉजिटिव साइड है कि लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एक सेंटर में कमी हुई है, तो इसको पॉजिटिव साइड में लेना। नेगेटिव एक आध दिन अगर वैक्सीनेशन डे भी होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। उनके पास स्टॉक्स मौजूद हैं, स्टॉक्स वो पहुंच जाएंगे। वो आज वैक्सीनेशन दोबारा मेरा ख्याल है शुरू हो चुकी होगी। तो सर आप लोगों के पास किस तादाद में तो बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, किस उम्र के अफराद ज्यादा आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए? हर उम्र के? अब तो हर किस्म के लोग आ रहे हैं। देखिए, जो जब 18 साल में जब यंगस्टर्स का हैरान ये हुई है कि यंगस्टर्स ज़्यादा है जो है ना वो जोश खरोश से जा रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए। अभी भी लोगों के कुछ तहफ़्ज़ात हैं, अभी भी लोग कुछ ग्रुप्स के वो नहीं करवाना चाहते, लेकिन काफ़ी बेहतर है सिचुएशन लगवाने वालों के। सर आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हमें ज्वाइन किया है, सूबाई वज़ीर सेहत हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। आज से डॉक्टर साहिबा हमने देखा है कि एस्ट्राजेनेका लगने का अमल भी शुरू हो रहा है, तो WHO की जानिब से तो मंजूर शुदा ये वैक्सीन किन अफराद को लगाई जाएगी आज से? देखिए, इस वक्त जो हमारे पास एस्ट्राजेनेका का जो आपने पहले जिक्र की है, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो जिन लोगों ने बाहर जाना, खास तौर पे हमारी जो लेबर के लोग जो बाहर जा रहे हैं, जिन्होंने अपने कारोबार के सिलसिले के अंदर बाहर जाना है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। और उस प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर हमने ऑलरेडी उनको कहा है कि अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लेके आए। और लाहौर में जैसे जो मेन शहर है, लाहौर के अंदर, मुल्तान में, रावलपिंडी के अंदर, गुजरात में, हमने फैसलाबाद के अंदर ये एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो है ये सप्लाई की है। और उनको कहा है कि आप मेहरबानी करके एस्ट्राजेनेका का आके पहला वैक्सीन का जैब ले लें, ताकि उनकी जो बाहर जाने की सहूलत में हम उनको सहूलत दे सकें इसकी। क्योंकि सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क जो है वो या एस्ट्राजेनेका या फाइजर वैक्सीन जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एस्ट्राजेनेका हम उनको लगाने की आज टॉप प्रायोरिटी उनको दी है। इंशाल्लाह आज से लगनी शुरू हो जाएगी। यहाँ लाहौर के अंदर एक्सपो सेंटर में लगेगी। बिल्कुल। और मैडम, कल एक अफवाह अचानक से उड़ी कि जो एक्सपो सेंटर में वो वैक्सीन की किल्लत हो गई है और गार्ड्स ने लोगों को बाहर निकाल दिया कि उनको इंतज़ार करना पड़ा कि वैक्सीन वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो वाकई वैक्सीन की कमी हो गई है यहाँ पर? देखिए, जहाँ तक जो सप्लाई है उसमें थोड़ी सी रुकावट इसलिए आई है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उनके पास वैक्सीन की सप्लाई जो है 10th को आनी थी, 10 तारीख को। उसमें थोड़ी सी ताखीर हुई है, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हमें वैक्सीन भेज रखी थी, हमने क्योंकि सारे जिलों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की हुई है वैक्सीन। और कल वो जो हमारा स्टॉक था, रिजर्व स्टॉक था, उसमें से हमने निकाल के, तो एक्सपो सेंटर में मेरा ख्याल है कल सारा दिन सारी रात चलती रही है वैक्सीनेशन, किसी किस्म की रुकावट नहीं आई। 12 बजे के बाद वो थोड़ी सी ताखीर के बाद वहाँ काम सिलसिला चल पड़ा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब जो नया वैक्सीन का जो खेप आ रही है इनके पास फेडरल गवर्नमेंट को, इंशाल्लाह 20 तारीख को पहुँच जाएगी। अच्छा। तब तक के लिए हमारे पास कोई तकरीबन इस वक्त 4 लाख से ज्यादा वैक्सीन अवेलेबल है, जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन डिस्ट्रिक्ट्स। जी। और लाहौर के अंदर भी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है ताकि लोगों को हम वैक्सीन लगा सकें।
ऑलरेडी आपको पता है कि हुकूमत पंजाब ने ऑर्डर भी रखा है, लेकिन जैसे पूरी दुनिया में इस वक्त वैक्सीन की कमी की वजह से आपको पता है ताखीर होती है ऑर्डर्स कंप्लीट करने में। इस तरह हम भी इस चीज को फेस कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब तक 20 तारीख तक हमारी वैक्सीन नई वो जो सप्लाई है वो नहीं पहुंचेगी, तब तक जो हमारे पास वैक्सीन है वो इंशाल्लाह हमारे पास अवेलेबल होगी रोजमर्रा लगाने के लिए टिल द 20th इंशाल्लाह। और दूसरा मैडम मुझे बताइएगा कि इस साल तक आप लोगों का क्या हदफ है, कितना टारगेट आप लोगों ने अचीव आपको लगता है कर लेंगे, कितनी पॉपुलेशन पंजाब की जो है वो वैक्सीनेट हो जाएगी? बेसिकली तो मेरा ख्याल है आपकी हमारी 11 करोड़ की आबादी है और हम इंशाल्लाह कोशिश करने लगे कि कम से कम 4 करोड़ प्लस जो है वो आबादी जो है हमारी वो दिसंबर तक हमारी इंशाल्लाह उनको हम वैक्सीन लगा दें। और पूरी कोशिश होगी, नेचुरली जितना वैक्सीन की सप्लाई पे डिपेंड करता है, जितनी वैक्सीन आएगी उतनी हमारी कोशिश है कि लग जाए लोगों को। वैक्सीन की तादाद में अब ज्यादा लगवाने में आपको पता है, अब तो जिन लोगों के बिलो 30 एजेस और उनको जो कामों पे जाते हैं वो जरा कंसर्न ज्यादा होते हैं, तो अब हमारी तादाद जो है वैक्सीनेशन की बढ़ गई। बल्कि बीच में तो कुछ दिन ऐसे भी आए हैं जब 2.5 लाख वैक्सीन रोजमर्रा की लगी है। तो इंशाल्लाह ये वैक्सीन का सिलसिला जारी रहा तो जिस तरह आप देख रही हैं कि ऑलरेडी इन्फेक्टिविटी रेट जो है उसमें कमी आ रही है, और यही तरीका है कि हम SOPs पे अपने जो इम्प्लीमेंटेशन करवाते रहे, लोग जो हैं SOPs प्रैक्टिस करें, मास्क पहने, बार बार हाथ धोना, एहतियात करना तो लोगों का काम है। इंशाल्लाह जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की पूरी कोशिश है कि हम उनको वैक्सीन मैक्सिमम लोगों को लगा दें। और जैसे आपने पहले पूछा है, हदफ ये है कि 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन पूरे पाकिस्तान में लगनी है, और क्योंकि पंजाब तकरीबन आधा हिस्सा बनता है पाकिस्तान का, तो इंशाल्लाह कोई तकरीबन हमारा भी जिम्मेदारी कि हम 4 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगा दें। दूसरा मैडम, हम देख रहे हैं कि 1 महीने बाद बड़ी ईद भी आने वाली है, और उसमें क्या हम ये इम्कानात रखें कि जो तीसरी लहर पर हमने काबू पा लिया है, आगे जाके ये वर्स्ट हो सकती है, बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ तो खुल चुकी है, लॉकडाउन भी नहीं लगेगा, तो क्या लॉकडाउन लग जाएगा ईद से पहले? अल्लाह ताला खैर रखे। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने हम पे खास रहम किया है। आपको पता है कि ये 3rd वेव जितनी शिद्दत की आई थी और हमारे हमसाये मुल्कों में आपने देखा क्या हाल हुआ, उसके बावजूद पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त से आसान तरीके से गुजर गया। अल्लाह ताला खैरियत रखे। उम्मीद तो ये है कि अब क्योंकि वैक्सीनेशन का अमल जो है वो तेज हुआ है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग रही है, कुछ लोगों में भी शऊर आ गया और लोग समझते हैं कि बहुत अहम है कि हम हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें। उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेहरबानी करे और चौथी लहर जो कुछ मुल्कों में शुरू होगी उस किस्म की लहर हमारे सामने ना आए। तो यही उम्मीद है कि इस ईद के ऊपर हिफाजती तदाबीरों के साथ ईद बेहतर तरीके से मनाई जाएगी। इंशाल्लाह हम भी यही चाहते हैं मैडम कि ये जो जल्द से जल्द ये मूजी वायरस है ये ख़त्म हो जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, सूबाई वज़ीर सेहत हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद हयात साहब हमारे साथ मौजूद थे, मेंबर कोरोना एडवाइजरी ग्रुप में। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। और आपसे भी यही दरख्वास्त है जनाब, कोरोना पर काबू पाने के लिए अपना ख्याल रखें, एहतियात करें और दूसरों की भी ज़िंदगी। जनाब आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और मुझे भी आपने इजाज़त देनी है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जाते जाते आपने गमे दिल गाना ज़रूर सुनना है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।